टारगेट विद आलोक के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी साहित्यानुरागियों का हार्दिक अभिनंदन है। मैं पंडित अमरीश भट्ट आज आप लोगों से आज दूसरी कक्षा में रूबरू हो रहा हूं। इसके पहले यानी जो मेरा पिछला क्लास गया था वो क्लास 1 था, जिसपे मैं शुरुआत किया था हिंदी साहित्य का, और हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में मैंने प्रयास किया था कि आपको बातें समझ में आ जाए और संभवतः आपको आ भी गई होंगी। आज ये हमारा दूसरा क्लास है हिंदी साहित्य के इतिहास का, यानी भाग 2 में हम प्रवेश कर रहे हैं। इसके पहले थोड़ा सा मैं रिकेप कर दूं कि मैं गारसा दत्तासी के बारे में बताया था कि कैसे हिंदी का नामकरण होता है, यानी कब होता है। अन्य विद्वानों द्वारा भी कुछ बातें कही जाती है और गारसा दत्तासी ने कैसे यह अपनी पुस्तक लिखता है, उसका क्या नाम होता है आपको याद है, यानी इस्तवार दलाल लिटरेचर हिंदुस्तानी। उसी की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम चलते हैं। उसी कड़ी में एक महोदय आते हैं, उनका नाम होता है मौलवी करीमुद्दीन। ये नाम आप सुने भी होंगे और नहीं भी सुने हैं तो आज सुन लीजिए। मौलवी करीमुद्दीन, ठीक है। मौलवी करीमुद्दीन जो होते हैं, करीमुद्दीन, यह इतने तो प्रसिद्ध नहीं हैं, बहुत सारे लोगों ने इनका वर्णन ही नहीं किया है, लेकिन मैं यहाँ पर इनका वर्णन कर दे रहा हूँ। हालांकि ये प्रमाणिक नहीं माने गए हैं, फिर भी चूंकि इन्होंने पुस्तक लिखा है इसलिए इसको जानना आवश्यक होता है। और इस पुस्तक का नाम होता है, जो करीमुद्दीन साहब ने लिखा है, इन्होंने लिखा तज़किरा ए शुअराई हिंदी। क्या लिखते हैं? तज़किरा ए शुअराई हिंदी, ठीक है। यह इन्होंने पुस्तक लिखे, इस पुस्तक को ये लिखते हैं। और इस पुस्तक की खास बात यह है कि यह तो उर्दू से सीधी सीधी बात है, लग भी रहा है कि मौलवी हैं, करीमुद्दीन हैं, ये मौलवी हैं पेशे से, तो ये उन्हीं की ही बात करेंगे। ज्यादातर यह उर्दू की ही बात, उर्दू जबान की ही बात करेंगे, यानी जबान हिंदवी में कम बात करेंगे, जबान उर्दू में यह ज्यादा बात करेंगे। और इन्होंने किया क्या, इन महोदय ने, करीमुद्दीन साहब ने किया क्या, यह बताए कि कुल टोटल इन्होंने 1004 कवियों को यह शामिल करते हैं। कहां पर? अपनी इस ग्रंथ में, ठीक है। तज़किरा ए शुअराई हिंदी में कितने लोगों को यह शामिल करते हैं? 1004 कवियों को यह शामिल करते हैं, 1004 कवि, ठीक। यह गारसा से भी आगे निकलते हैं। इस 1004 में, यानी 1000 जो 4 कवि हैं, इसमें इन्होंने सिर्फ जो है 62 कवि किसके मानते हैं? हिंदी के मानते हैं। मैंने इसके पहले आपसे मैं बता चुका हूं कि इसके पहले गारसा दत्तासी कितना मानते हैं, वह 72 कवि मानते हैं। यह 1004 कवि लेते हैं, वह 738 कवि लेते थे। यह 1004 कवि में सिर्फ यह 62 कवि हिंदी को इनको मिले हैं। बाकी 1004 में से आप 62 घटा दीजिए। आपको देखिए सीधी सी बात, थोड़ा सा कंपैरेटिव अगर पढ़ते हैं तो आपको आसानी हो जाती है। तो यहाँ पर 2 बच जाते हैं, यहाँ पर 10 में से 6 जाता है, 4 हो जाते हैं, यानी 942। तो कितने आपके हो जाते हैं? 942 कवि किसके मानते हैं? यह उर्दू के मानते हैं, ठीक है। यानी इन्होंने अपनी पुस्तक में तज़किरा ए शुअराई हिंदी में 942 कवि बताते हैं उर्दू के हैं, और जो है 62 कवि केवल किसके होते हैं? ये हिंदी के होते हैं। यह एक पक्षीय विचारधारा है। इस एक पक्षीय विचारधारा से मतलब नहीं होता है आप पूरे के पूरे उर्दू मान लीजिए, लेकिन तर्क होना चाहिए, आधार होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कहने से, 2-4 लोगों के नाम लेने से या उनके नाम के आगे कुछ और ऐसे ही कथानक लिख देने से होगा, ऐसा होने वाला
नहीं है। हालांकि इन्होंने कालक्रम का ध्यान रखा, लेकिन फिर भी वो चीजें नहीं आई कि जो होना चाहिए। तो इसलिए इनकी प्रामाणिकता संदिग्ध है, प्रामाणिक है ही नहीं, यानी कोई विद्वान इनको मानता नहीं है, इसलिए ये इनकी बात ही समाप्त हो जाती है। लेकिन मैं बता क्यों दिया हूं कि कभी हो सकता है कि मे भी कि पूछा जा सकता है तज़किरा ऐशवराई हिंदी के लेखक कौन है, रचनाकार कौन है, तो आपको बताना पड़ेगा मौलवी करीमुद्दीन है। ठीक, इनका यहीं पे चैप्टर क्लोज होता है। इनके बारे में और कुछ जानना नहीं है आपको, बस जो ना जानना था उतना मैंने आपसे बता दिया। अगला जो एक महान विद्वान आते हैं, महान हस्ताक्षर आते हैं हिंदी साहित्य की विचारधारा में, और हिंदी साहित्य को पूरा का पूरा पुनः ये पलटने का प्रयास करते हैं, एक विचारधारा इन्होंने देते हैं, और वह नाम होता है, ऐसी महान शख्सियत का नाम होता है शिव सिंह सेंगर। क्या नाम होता है? शिव सिंह सेंगर। शिव सिंह सेंगर जो है, यह ऐसे महान शख्सियत हिंदी साहित्य ने दिया है कि इनको विस्मृत करना जो हमारे बस की बात नहीं होती है। शिव सिंह सेंगर जो मूलतः कहाँ के रहने वाले हैं? उन्नाव के रहने वाले हैं। कहाँ के? उन्नाव के कांथा नामक ग्राम के रहने वाले हैं। उन्नाव जिला जो है ये कानपुर के आपके बगल में, वहां से 18, 20, 22 किलोमीटर की दूरी पर ही आपका उन्नाव जिला पड़ता है, और कांथा नामक एक गांव के रहने वाले थे। पिताजी बड़े आदमी थे, जमींदार थे, लेकिन ये जो पेशे से जो शिव सिंह सेंगर हैं वह क्या थे? इंस्पेक्टर थे। ठीक है, पेशे से यह इंस्पेक्टर थे, यानी पुलिस विभाग में थे, लेकिन इंस्पेक्टर की नौकरी करते हुए भी इनका मन उसमें नहीं रम रहा था, इनका मन जम नहीं रहा था। यह जो है तमाम पुस्तकों का, हिंदी साहित्य का अध्ययन करते थे, और उसके बारे में यह उनकी रुचि होती थी। इनको जो है बहुत बार ऐसा हुआ कि यह बहुत सारी पुस्तकें जब बेची जाती थी तो उसको ये खरीद लेते थे, और हिंदी साहित्य की कि यह पुस्तक ला करके अध्ययन करते थे, और इन्होंने एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी बना ली थी अपनी। तो आप जो है, ये जो है इस लाइब्रेरी बना करके और उसी में ये रमे रहते थे। इन्होंने बहुत सारे ऐसे विद्वानों को देखा कि कोई उनका कोई संकलित एक जगह प्रयास नहीं हुआ कि एक जगह को उनको उठाया जाए और सभी के बारे में जानकारी हो। चूंकि इसके पहले गारशा दत्तासी प्रारंभ कर चुके हैं, मौलवी करीमुद्दीन महोदय ने ऐसा काम कर चुका है, उन्होंने उर्दू को इन लोगों ने प्रश्रय दिया इन्होंने। और यह जो है, ये जब अध्ययन किए तो देखे यहाँ तो हिंदी की परंपरा रही है, ज़बाने हिंदवी रही है, और हिंदवी यानी हिंदी की जो परंपरा, हिंदी के लेखक इन लोगों को नहीं मिल रहे हैं, तो उन्होंने एकत्रित करना प्रारंभ किया। एकत्रण जब करते हैं तो यह जो है, यह पुस्तक लिखते हैं, उसके पहले ही इन्होंने किया क्या? एकत्रण करते रहते हैं, लेकिन उसके पहले ही एक ब्रह्मोत्तर खंड नामक एक पुस्तक ये पाते हैं, यानी एक क्या? ब्रह्मोत्तर खंड नामक, इसको शिव सिंह को हम थोड़ा सा हटाते हैं, ब्रह्मोत्तर खंड नामक एक पुस्तक पाते हैं। ठीक है, ब्रह्मोत्तर खंड नामक एक पुस्तक पाते हैं, और इसका इन्होंने क्या किया? अनुवाद किया। किसमें? हिंदी में अनुवाद किया। इन्होंने अनुवाद किया। इसके बाद से इन्होंने शिव पुराण का भी हिंदी में अनुवाद किया, यानी शिव पुराण का भी इन्होंने क्या किया है? अनुवाद किया है, हिंदी में अनुवाद किया। लेकिन इससे इनकी कोई प्रसिद्धि नहीं होती है, कोई प्रसिद्धि इनको मिलती नहीं है। तब जो है वही जो संकलन होता है, उसी संकलन को ये क्या करते हैं? जो काव्य संग्रह यानी कविताओं का ये संग्रह कहते हैं, संग्रह करते हैं, और उसी काव्य संग्रह को ये नाम देते हैं शिव सिंह सरोज। क्या नाम देते हैं? शिव सिंह सरोज। यानी शिव सिंह सेंगर ने कौन सी पुस्तक लिखा? शिव सिंह सरोज नामक पुस्तक 1883 में क्या कर देते हैं? ये
लिख देते हैं। यहां पर देखिए, जब ये शिव सिंह सरोज लिखते हैं और ऐसा माना जाता है कि इसमें 1 सहस्त्र, सहस्त्र मतलब होता है हजार होता है, 1 सहस्त्र कवियों यानी 1000 कवियों का इन्होंने संकलन किया है, काव्य संग्रह किया है। 1000 कवियों का इन्होंने संग्रह किया और 1000 कवियों में इन्होंने कहा कि यह पूरे के पूरे जो 1000 कवि हैं वो सभी कवि हिंदी के हैं। यानी इन महोदय को धन्य, पहली बार ऐसा हो रहा है। इस महान विभूति ने यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि मुझे उर्दू का कोई कवि ही नहीं मिला, यानी उर्दू का कोई कवि ही नहीं है। टोटल के टोटल कौन से कवि होते हैं? टोटल के टोटल वह हिंदी के कवि होते हैं। यानी 1000 कवि इन्होंने लिया है और 1000 कवियों में से यह सभी कवि किसके हैं? यह हिंदी के होते हैं, ऐसा शिव सिंह सरोज साहब बोल देते हैं और कह देते हैं। और इसके ऐसा नहीं है सिर्फ ये कहते हैं, उन 1000 कवियों का इन्होंने विस्तृत वर्णन दिया है, विस्तृत जीवन चरित्र दिया है और उनके काव्य को संग्रहित किया है, यानी काव्य का संकलन किया है। इसलिए इसको यानी किसको? शिव सिंह सरोज को काव्य संग्रह भी कहा जाता है। तो शिव सिंह सरोज को क्या कहा जाता है? शिव सिंह सरोज को काव्य संग्रह भी कहा जाता है। यानी आप ये जानिए कि इसमें सभी कवियों का इन्होंने क्या किया? काव्य का संकलन ये करते हैं, प्रमाण सहित देते हैं और शिव सिंह सरोज इसमें फलीभूत भी होते हैं पहली बार। और ये किस में लिखते हैं? अभी तक पहली बार ऐसा हो रहा है कि ये भाषा का जो प्रयोग कर रहे हैं वह हिंदी का प्रयोग कर रहे हैं। किस भाषा में लिख रहे हैं? हिंदी भाषा में लिख रहे हैं। आप ध्यान दीजिएगा कि पहली बार हिंदी साहित्य का इतिहास हिंदी में लिखा जा रहा है। पॉइंट आप नोट करिएगा, जैसे कहा जाता है मीलाड पॉइंट बी नोटेड। तो मेरे डियर स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे शिक्षार्थियों, पॉइंट बी नोटेड। पॉइंट बी नोटेड क्या? कि हिंदी में क्या लिखेंगे? हिंदी में हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी में हिंदी साहित्य, हिंदी में हिंदी साहित्य का इतिहास, साहित्य का इतिहास किसने लिखा? शिव सिंह सेंगर ने लिखा, एसएस सेंगर ने लिखा। कौन सी पुस्तक? शिव सिंह सरोज नामक पुस्तक। यानी शिव सिंह सरोज पहला हिंदी में लिखा जाने वाला हिंदी साहित्य का इतिहास होता है। और यहां पर इन्होंने यह बड़े ही सुव्यवस्थित तरीके से इसको यह लिखते हैं। यहीं से इसका नाम होता है। नाम किस क्षेत्र में हो यह आपके कर्म पर आधारित होता है। यहां पर देखिए, अब मैं शिव सिंह सेंगर की बात कर रहा हूं। अभी सहसा मुझे याद आया, अभी हाल ही की घटना है, अभी कुछ दिन पहले यानी इसी 2020 में, 2020 की संभवतः घटना है या 2019 की घटना है। क्या? कौन सेंगर थे जो उन्नाव के थे? देखिए, यह भी शिव सिंह सेंगर है, ये भी कहाँ के हैं? उन्नाव के हैं। ठीक है। और अभी जो एक सेंगर पकड़ाया जाता, जो बच्ची के वो जलवा दिया था, आप लोग इस घटना से बड़े वाकिफ होंगे, जो सांसद था, वो कैसा नाम किया? एक वह नाम किया, वो भी उन्नाव का ही है। उन्नाव रेप कांड हुआ है, ये भी एक उन्नाव के हैं। ये भी जाति कुल से मतलब नहीं होता है, स्थान से मतलब नहीं होता है, व्यक्ति से मतलब होता है। व्यक्ति कैसा है ये डिपेंड करता है, ना कि आपको जाति से मतलब है, ना ही उस स्थान से मतलब है, ना ही उस घर से मतलब है। आप कैसे हैं यह इतिहास लिखेगा और आलोचना समालोचना
आपको आपको आपकी होगी तो आपको किया जाएगा, ना कि आपके परिवार को किया जाएगा। आज शिव सिंह सेंगर को हम लोग पढ़ रहे हैं, शिव सिंह सेंगर के पिता को नहीं पढ़ रहे हैं, शिव सिंह सेंगर के भाई को नहीं पढ़ रहे हैं, शिव सिंह सेंगर की मां को नहीं पढ़ रहे हैं, बल्कि शिव सिंह सेंगर को पढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि शिव सिंह सेंगर ने आपको क्या दिया है? दिशा दिए हैं। शिव सिंह सेंगर ने एक आपको वह दिया है, हिंदी साहित्य को वह दिया है कि जिसको पढ़ करके, उनकी बातों को पढ़ करके आज हम अपना जीवन फलीभूत कर रहे हैं, आज अपना जीवन हम निर्मित कर रहे हैं, हम शिक्षक बन रहे हैं। उन्होंने ऐसा काम किया कि उनको पढ़ करके, वो तो छोड़ दीजिए जो किए सो किए, क्या किए हिंदी साहित्य के लिए, हिंदी साहित्य की विचारधारा समझती है, लेकिन आप पढ़ करके, आने वाली पीढ़ियां पढ़ करके अपना जीवन सुधार ले रही हैं। ऐसा काम शिव सिंह सेंगर ने किया है। और ये सेंगर है कि जो क्या मातृशक्ति की अवहेलना करके ये रेप की कांड में लिप्त होता है। इसलिए अपना हमेशा अपने चरित्र को उत्तम रखिए, अपने विचारों को उत्तम रखिए और अपने कर्म को फलीभूत कराइए, अपने कर्म से उन्नत बनिए, तो जाकर के आप दर्ज हो जाएंगे। यूं ही ऐसे ही नहीं दर्ज होते हैं इतिहास में। तो यहां पर शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज को लिखा है। और पहली, यानी यहां से जो क्वेश्चन आपको बना कि पहला हिंदी साहित्य का इतिहास, देखिए पहला यहां भी हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा जा रहा है, लेकिन किस भाषा में? हिंदी भाषा में। पहला हिंदी साहित्य का इतिहास कब लिखा गया? किसके द्वारा लिखा गया? गारशा दत्तासी के द्वारा लिखा गया। कौन सी, किस भाषा में लिखा गया? फ्रेंच भाषा में लिखा गया। वह भी पहला है, यह भी पहला है। अंतर क्या है? वह फ्रेंच में लिखा जा रहा है या हिंदी में लिखा जा रहा है। तो इन्होंने 1000 कवियों, मूलतः माना जाता है कि यह 1000 नहीं है बल्कि 838 कवि ही हैं। अगर कभी पूछा जाए, चूंकि आप जब शिव सिंह, मैं पुस्तक आज लाया नहीं हूं, नहीं तो मैं दिखा देता आपको शिव सिंह सरोज को। शिव सिंह सरोज के फ्रंट पेज पे ही लिखा हुआ है कि इंस्पेक्टर शिव सिंह सरोज, यही लिखा, लाइनिंग लिखा हुआ है। शिव सिंह सरोज ने 1000 कवियों का इसमें वर्णन किए हैं, यानी 1000 वो लिखा हुआ है। लेकिन विद्वानों ने जो बताया है, इसमें मूलतः कितने 838 कवि ही हैं। तो कभी अगर आता है कि कितने कवि हैं, तो आप कितना लगाएंगे? 838 लगाएंगे। ठीक है, तो 838 कवि इन्होंने बताया और 1000 कहा जाता है। 838 में से 838 इन्होंने कहा क्या कि ये हिंदी के कवि होते हैं। यानी कि यहीं पर उन्नाव में ही, आप थोड़ा सा और भी जान लीजिए, यही उन्नाव है, यही शिव सिंह सेंगर का जो जन्म स्थान है, यहीं पर वाल्मीकि जी ने रामायण की भी रचना किया है। आपको पता होगा कि नहीं पता होगा, ये मैं नहीं जानता हूं। और यहीं पर जो है लौकुश ने राम का घोड़ा पकड़ा था, राम का घोड़ा यहीं पर पकड़ा था। ये भी आपको जानना चाहिए। कभी हो सकता है कि आपको नहीं पूछा, कोई जरूरी नहीं है कि आपको पूछा ही जाए, लेकिन ऐसा जानकारी होनी चाहिए। यहां पर एक पार्क है जिसका नाम है निराला पार्क। निराला पार्क होता है, बड़ा ही प्रसिद्ध पार्क है, निराला पार्क है, जो बहुत ही फेमस है, आपके काम लायक भी होता है। जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी जानकारी के लिए भी इसको आपको जानना होता है। आपको यहां पर मैंने ये बताया कि शिव सिंह सेंगर ने 1883 में क्या लिखा? इतिहास ग्रंथ लिखते हैं, यानी 838 कवियों की ये बात करते हैं। तो यहां से जो फैक्चुअल जो क्वेश्चन पूछने वाले थे, वो कुछ ऐसा ही क्वेश्चन थे कि शिव सिंह सरोज की रचना कब होती है? 1883 में। किसने किया? शिव सिंह सेंगर ने किया। शिव सिंह सेंगर मूलतः क्या थे? इंस्पेक्टर थे और इनका जन्म उन्नाव के कांथा में हुआ था। आज पहली बार हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा जा रहा है। किस भाषा में लिखा गया? हिंदी भाषा में लिखा गया। ये हमारे कौन से होते हैं? शिव सिंह सेंगर होते हैं, जो आपको मैंने शिव सिंह सेंगर के बारे में थोड़ा बहुत बताया। तो आइए अब चलते हैं हम अपने नए, यानी आगे बढ़ते हैं। अब वह पुरोधा आते हैं जिसके बारे में हम जो है बात करने चाह रहे हैं।
जो वास्तव में इन्होंने पूरे हिंदी साहित्य में क्रांति ला दी। जो ऐसा माना जाता है कि अगर यह न होते, यह अगर इतिहास न लिखते हिंदी साहित्य का, तो संभवतः बहुत बाद में हमारा हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा जाता। यानी अब हम बात करेंगे किसकी? वह बात करेंगे जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन की। तो जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, आइए थोड़ा सा इसको हम लोग देखा जाए, इनके बारे में देखा जाए। ये बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति हुए, हिंदी साहित्य के लिए प्रसिद्ध हुए। और इन्होंने किया क्या? ये जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, ठीक है। तो जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, पहली चीज ये कहाँ के रहने वाले हैं? तो आपको पता होना चाहिए कि यह आयरलैंड के रहने वाले हैं। कहाँ से ये हैं? आयरलैंड के रहने वाले हैं। आयरलैंड में एक स्थान होता है, डबलिन होता है। कौन सा? डबलिन नामक स्थान होता था। उस समय परगना था, वर्तमान में क्या है? राजधानी है। यानी आयरलैंड जो है, आयरलैंड की राजधानी इस समय वर्तमान में डबलिन है। यही डबलिन में ये क्या होते हैं? पैदा होते हैं। कब होते हैं? 1851 में। 1851 में इनका जन्म होता है और 90 वर्ष की अवस्था में यह कब? 1941 में ये क्या हो जाते हैं? काल कवलित हो जाते हैं। यानी यमराज ने इनको इस दुनिया से विदा कर दिया। यह 90 वर्ष जीते हैं, लेकिन यह 90 वर्ष में वह काम किए हैं कि जो हिंदी साहित्य आज तक इनको याद रखता है और आने वाली पीढ़ियां भी इनको याद रखेगी। पहली बार देखिएगा, हिंदी साहित्य का इतिहास यहां भी लिखा जा रहा है। लेकिन होता क्या है कि यह एक आईसीएस अधिकारी होते हैं, वहां पे आईसीएस अधिकारी होते हैं और वहां से यह भारत भेजे जाते हैं। तो यह एक कर्मचारी के रूप में भारत आते हैं और इनकी रुचि जो है हिंदी, संस्कृत आदि में लग जाती है। यहाँ आते हैं, तमाम खोज करते हैं, किसी किसी का लगाव हो जाता है। बहुत सारे ऐसे लोग हुए हैं कि आप किसी भी देश में गए हैं, उस देश से लगा हुआ, उस भाषा से लगा हुआ, आपको अच्छा मिलने लगा, मजा आने लगा, उसी में आप रम गए। कुछ ऐसा अब्राहम ग्रियर्सन के साथ भी हो रहा है। अब्राहम ग्रियर्सन ये काम करते हैं। तो 1784 में आप देखेगा कि 1784 में बंगाल में एक संस्था स्थापित होती है जिसका नाम होता है रॉयल एशियाटिक सोसाइटी। इसका नाम क्या होता है? रॉयल एशियाटिक सोसाइटी, ठीक है। रॉयल एशियाटिक सोसाइटी इसका नाम होता है। आप जो है इसी को कहते हैं एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, सोसाइटी ऑफ बंगाल, ठीक है। अब बंगाल करते हैं। तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब? 1784 में। किसने किया? विलियम जोन्स ने किया। कौन किया? विलियम जोन्स ने किया। और यह प्राच्य अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए इसकी स्थापना करते हैं। यानी जो प्राच्य विद्याएं हैं उनको अध्ययन करने के लिए इसकी स्थापना कलकत्ता में किए हैं। विलियम फोर्ट के अंतर्गत ये करते हैं। ये संस्था चल रही है, ये महोदय आते हैं और ये उस संस्था के यानी रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल जो है, इसी संस्था से पत्रिका निकलती थी, ठीक है। और इस पत्रिका का विशेषांक निकला। क्या निकला? विशेषांक। हर पत्रिकाएं होती हैं अपना विशेषांक निकालती हैं। विशेषांक मतलब होता है विशेष अंक। विशेष अंक, जैसे आप लोग
पढ़ते होंगे और उस पढ़ने के दरमियान आप लोग देखते हो जैसे प्रतियोगिता दर्पण का अतिरिक्तांक निकलता है, ऐसे ही विशेषांक कभी निकलता है। बहुत सारी ऐसे पुस्तकें हैं कि जो विशेषांक निकालती हैं 3 महीने पे, 6 महीने पे, ऐसा होता है। तो उसी प्रकार से इस जो संस्था ने अपना एक विशेषांक निकाला 1888 के करीब में, यह एक विशेषांक निकालती है। 1888 में विशेषांक निकालती है और उस विशेषांक का नाम क्या होता है, बाद में चल करके हालांकि इसी को पुस्तक बना दिया जाता है 1888 में। इसका थोड़ा सा लंबा नाम है लेकिन आपको याद हो जाएगा, इसके लिए कोई आपको चिंता करने की बात नहीं है, ठीक है। तो यह 1888 में पुस्तक लिखते हैं, यानी विशेषांक के रूप में इसका क्या होता है, प्रकाशन होता है। वो प्रकाशन होता है इन द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। क्या होता है, उसका नाम होता है, थोड़ा सा ये क्या होता है, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न। थोड़ा सा नॉर्दर्न आपको अगर पहली बार पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा आपको कठिन लगेगा, तो आप द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान ही पढ़ सकते हैं, नॉर्दर्न मत जोड़िएगा, कोई दिक्कत नहीं है, या द मॉडर्न वर्नाकुलर ऑफ हिंदुस्तान कर दीजिएगा, याद होना चाहिए, पहले आसानी से याद करिएगा, कोई बात नहीं है। तो उस समय आप लोग लिटरेचर ऐसे भी लिखा जाता है। अब आप लिखने की स्पष्टीकरण में यह ट और रे है, अगर ट और रे को संधि करेंगे तो क्या हो जाएगा, ट रे मिलकर के ट्रे भी हो जाएगा, तो लिटरेचर भी आप लिख सकते हैं। स्पष्टीकरण की प्रक्रिया में मैंने ऐसा लिखा है, तो बातें कही है, आप जैसा इच्छा करें वैसा लिख सकते हैं। और इसके पहले मैं इंग्लिश इसका बताया हूं ही, क्या, LITERATURE, ठीक है। तो यहां पर इन्होंने इस पुस्तक का प्रकाशन 28 विशेषांक के रूप में, यह पत्रिका का विशेषांक निकलता है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, इसका विशेषांक निकलता है। लेकिन 1888 के लास्ट में ही, यानी आप यूं कह सकते हैं कि 1888 और 89 कह सकते हैं, 1888/89 कर सकते हैं। कुछ लोग 1888 में मानते हैं, कुछ लोग 1889 में मानते हैं, इसमें कोई आपसे एक ही पूछा जाएगा, इतना करीबी का मैटर नहीं दिया जाएगा। तो 1889 में मान लीजिए कि एक पुस्तक निकालते हैं और यही पुस्तक क्या कर देते हैं, इसी को निकाल देते हैं, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान नामक एक स्वतंत्र पुस्तक निकाल देते हैं, इन्होंने निकाला। देखिए, इससे इनकी प्रसिद्धि ज्यादा होती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल यही पुस्तक यह लिखते हैं, इन्होंने बहुत सारी पुस्तकें लिखा। लेकिन इससे क्यों प्रसिद्धि इनकी होती है, प्रसिद्धि इसलिए होती है कि पहली बार हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा जा रहा है, वो भी हिंदी साहित्य के इतिहास के नाम से नहीं लिखा जा रहा है, पहली बार लिखा जा रहा है। आप सोचिएगा कि यह साहित्य तो लिखा जा रहा है, लेकिन यह नहीं है कि उसमें कुछ हिंदी साहित्य से रिलेटेड कुछ आपको मिलेगा, लेकिन वह पूर्णतः हिंदी साहित्य, जैसे अर्थशास्त्र लिखा गया है वह अर्थशास्त्र पर नहीं है, वह अर्थशास्त्र राजनीति पर है, वैसा ही कुछ नाम तो है, लिटरेचर एकदम नाम आया है, साहित्य नाम आया है, लेकिन बेसिकली यह हिंदी साहित्य पर आधारित होता है। तो मेरा ये सेंस है, मेरा कहना किया है कि पहली बार यह द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का जो ये प्रकाशन होता है, इसमें इन्होंने कौन, ग्रियर्सन महोदय ने, अब मैं अब्राहम ग्रियर्सन पूरा नाम नहीं लूंगा, आप जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन को केवल ग्रियर्सन बुलाइएगा, तभी भी आप जान लीजिएगा कि मैं जॉर्ज अब्राहम, बहुत सारी किताबों में JA ग्रियर्सन लिखा रहेगा, तो आप समझिएगा इसका मतलब क्या होता है, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन होता है, ठीक है। अब ग्रियर्सन महोदय ने यहां पर क्या किया कि हिंदी साहित्य का इतिहास, ये जो नाम है किस में लिखते हैं, अंग्रेजी में लिखते हैं, अंग्रेजी में लिखते हैं। यानी यह
बेसिकली अंग्रेजी के विद्वान हैं और यह पूरी पुस्तक इसमें अंग्रेजी में लिखते हैं। तो ये तो क्लियर हुआ कि हिंदी साहित्य का पहला इतिहास लिखा जा रहा है। देखिए, मैंने आपको गारसा दतासी को भी पहला बताया फ्रेंच भाषा में, शिव सिंह सरोज को भी बताया हिंदी भाषा में। अंग्रेजी भाषा में पहला हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा जा रहा है किसके द्वारा? ग्रियर्सन के द्वारा। पुस्तक का नाम बार बार बोलिएगा, नहीं तो आपको भूल जाएगा। ठीक है, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। ये बार बार आपको क्या करना है? लिखना है, बोलना ही नहीं है बल्कि लिखना है। और लिखते लिखते लब हो जाए। एक रोटोमैक पहले पेन आता था, तो ऐसा ही कुछ उसका प्रचार होता था। तो कुछ ऐसा ही काम करिएगा कि शब्द से ही आपको लगाव उत्पन्न हो जाए। तो इसमें इन्होंने किया क्या है? सबसे बड़ी बात इनकी इसकी विशेषता क्या रही कि इन्होंने काल क्रमानुसार लिखा है। क्या लिखा है? काल क्रमानुसार लिखा है। ठीक है, काल क्रमानुसार का मतलब क्या होता है? कालक्रम के आधार पर इन्होंने लिखा है, ना कि अल्फाबेटिकल लिखा है। जो गारसा में पढ़ाए थे कि वहां पर अल्फाबेटिकल लिखा जा रहा है, अब यहां कवियों का कालक्रम लिखा जा रहा है। और ये कवियों का कालक्रम जो लिखा जा रहा है, तो पहली बार कालक्रम का विभाजन हो रहा है। आप ध्यान रखिएगा। तो इन्होंने क्या किया? कालक्रम के अनुसार पहली बार ये द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, यहां पे थोड़ा सा मैं एक बार लिख देता हूं, नहीं तो ये शब्द आपको बार बार आएंगे। ऐसे आपके नजरों के सामने द मॉडर्न वर्नाक्यूलर पढ़ा रहेगा तो अच्छा रहेगा। द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। आप हिंदुस्तान केवल लिख देते हैं आप, और क्या बढ़ाएं? वैसे इसका इतना लंबा नाम है, मैं और बढ़ाता हुआ चला जा रहा। ठीक है, इसमें इन्होंने पहली बार कालक्रमानुसार रखा, कालक्रम के अनुसार लिखा। ठीक है, कालक्रम के इन द सेंस ये हुआ कि अब जो है, जो कवि जिस काल में आता है उसी काल में इन्होंने रखा। ये नहीं है कि अगर अब मैंने जैसे आपको उदाहरण लिया था भारतेंदु हरिश्चंद्र और संभवतः सूरदास या कालिदास या किसी का मैं लिया हूं, ये तो मैं नहीं। अगर मान लीजिए अब यहां से अगर जैसे आपको बिहारी आते हैं, ठीक है, मान लीजिए कि बिहारी आते हैं, तो बिहारी जो है वी से स्टार्ट होते हैं, बिहारी आते हैं, और कबीरदास जी आते हैं या सूरदास जी आते हैं। तब ये नहीं है कि आपको भारतेंदु हरिश्चंद्र आते हैं या मौलवी करीमुद्दीन मान लीजिए इन्हीं का, या शिव सिंह सरोज आते हैं, मान लीजिए शिव सिंह सरोज ही आ जाते हैं। तब शिव सिंह सरोज और बिहारी और केशव, यहाँ पर कबीरदास या केशव मान लीजिए, या सूरदास मिल ले, भारतेंदु हरिश्चंद्र मान लीजिए। अब ये नहीं है कि ये पहले आ जाएं ये बाद में आ जाएं, या ये पहले आ जाएं ये बाद में आ जाएं, ऐसा कुछ अब यहाँ होने वाला नहीं है। अब जो जिस समय काम किया है, जिसका जो कार्यकाल है, उसी कार्यकाल में वह रहेगा। तो पहला एक प्रयास हो रहा है क्या? कालक्रम के अनुसार लिखा जा रहा है। ये बहुत बड़ी बात है कि यह पूरा का पूरा कालक्रम के अनुसार लिखते हैं। तो यहां से आपके क्वेश्चंस बनते हैं, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा कि द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान पहली बार कालक्रम के अनुसार लिखा जा रहा है। ठीक, पहली चीज। दूसरी चीज, इसको 11 कालों में विभाजित कर देते हैं। कितने कालों में? 11 कालों में यह विभाजित करते हैं। कालक्रम के अनुसार तो लिखते ही हैं, लेकिन कितने कालों में? 11 कालों में विभाजित कर देते हैं। यानी पहली बार हिंदी साहित्य का काल विभाजन कहां से प्रारंभ होता है? वह यहीं से किसने किया? ग्रियर्सन महोदय करते हैं। ध्यान रखिएगा, इनके हर एक पॉइंट बड़े महत्वपूर्ण होते हैं और आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो यानी ग्रियर्सन महोदय ने पहली बार ये कालक्रम का भी क्या किया, यहां पर ध्यान रखा और 11 कालों में विभाजित किया। अब 11 कालों में आपको कुछ याद नहीं करना है,
पहला काल आपको याद करना है और अंतिम काल याद कर लीजिए। पहला काल इन्होंने कहते हैं चारण काल कहते हैं, मैं बताऊंगा इसको चारण काल क्या होते हैं। और विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान, ये पहला काल है। 11वां काल कौन सा है? विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। 2 काल का सिर्फ नाम आपको याद रखना है। वैसे अगर याद रखना चाहते हैं तो आप बहुत कुछ याद कर सकते हैं। कि आप अगर देखना चाहते हैं ग्रेजुएशन के द्वारा किया गया काल विभाजन, अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे पूरा जानना चाहिए तो आप स्वतंत्र हैं और जान सकते हैं। मैं आपको नोट्स दूंगा तभी भी ये पहुंचेगा। चारण काल है पहला। दूसरा 15वीं शताब्दी का धार्मिक पुनर्जागरण काल। तीसरा जायसी की प्रेम कविता। ब्रज का कृष्ण संप्रदाय। 5वां मुगल दरबार। 6वां तुलसीदास का काल, तुलसीदास। 7वां रीतिकाव्य। 7वां तुलसीदास के अन्य परिवर्ती काल। 18वीं शताब्दी का काल। और 10वां जो होता है, 10वां कंपनी के शासन में हिंदुस्तान। और 11वां होता है विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। तो यह विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान और आपको चारण काल, ये 2 मैंने बताया कि ये ध्यान होना चाहिए। बाकी कोई जरूरी नहीं है कि आप सारे के सारे याद करें, लेकिन आप अगर है तो याद कर सकते हैं। अभी बहुत सारे फैक्ट आपको मिलेंगे भी, तो जरूरी फैक्ट को याद किया जाए, बाकी विद्वान छोड़ा जाए बनने के लिए। बुद्धिमान बन करके हम अपनी परीक्षा को टॉप करें, अपनी परीक्षा में एक ऊपर से स्थान सुनिश्चित करें, ये आपकी महत्ता होनी चाहिए। तो आइए यहां पर चलते हैं। अब देखते हैं इन्होंने क्या किया कि 11 कालों में इसको विभाजन किया। और पहला मैंने बताया कि चारण काल, और 11वां विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान का इन्होंने नामकरण भी कर दिया। तो पहली बार काल क्रमानुसार 11 कालों का विभाजन एवं उनका नामकरण इन्होंने यह पूर्णतः व्यवस्थित तरीके से करने का प्रयास किए हैं। तो ये रहा आपका ग्रियर्सन महोदय का ये प्रयास रहा। तो आप कह सकते हैं कि सच्चे रूप में यानी पहली बार हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा गया है, यहीं से लिखा गया है। इन्होंने ये जो 11 कालों में विभाजन किए हैं, कितने कवियों को किए हैं, आपको ये भी जानना चाहिए कि कितने कवियों का इन्होंने किया है। तो इन्होंने 952 कवियों का किया है। कितने? 952 कवियों का यह इसमें विभाजन करते हैं, और यह पूरे प्रमाण के साथ भी विभाजन करते हैं। इनकी सबसे बड़ी देन होती है, जब मैं भक्ति काल पढ़ाऊंगा, ये भक्ति काल को स्वर्ण काल भी नाम देते हैं। तो इनकी ये कुछ ऐसी विलक्षण प्रतिभा थी कि इन्होंने पूरे हिंदी साहित्य को एक सिस्टमेटिक तरीके से प्रयास किया है लिखने का। कमियां तो हर में हैं, आलोचनाओं में देखा जाता है, समालोचनाओं में उसके अच्छाइयों को देखा जाता है, यानी अच्छाई बुराई दोनों को देखा जाता है। तो हमको क्या करना है, जहां से हमारे क्वेश्चन पुटअप हो उस पर हमको विशेष ध्यान देना है। देखिए ग्रियर्सन महोदय केवल इतने ही तक नहीं रुकते हैं। ये कि नहीं है कि इनकी केवल यही देन है कि यहीं से काम ये कर लेते हैं। ये बहुत सारे, यह भारतीय भाषाओं का सर्वेक्षण नामक एक ग्रंथ भी लिखते हैं। इन्होंने क्या किया, इसको थोड़ा सा हटाते हैं, और भारतीय भाषाओं का सर्वेक्षण, यह भारतीय भाषाओं का सर्वेक्षण, ठीक है, ये इनकी एक पुस्तक होती है। संभवतः आप लोग भाषाओं का सर्वेक्षण, ये पुस्तक होती है, आप लोग जानते भी होंगे इस पुस्तक को। इसको द लिंग्विस्टिक कहते हैं इंग्लिश में, द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, सर्वे ऑफ इंडिया। यह क्या करते हैं, यह पुस्तक लिखते हैं द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय भाषाओं का सर्वेक्षण। और इसमें पूरे भारतीय भाषाओं का इन्होंने सर्वेक्षण किया है, और यह बहुत ही बेहतरीन किताब लिखते हैं। पूरे भारतीय भाषाओं के बारे में लिखते हैं। यहीं पर इन्होंने कहा है, जो आपको मैं पढ़ाऊंगा
लौकिक साहित्य में मैं जब पढ़ाऊंगा, आदिकाल को जब मैं विभाजन करके लौकिक साहित्य में जब चलूंगा तो वहां पर आपको एक विद्वान का नाम लूंगा जिसका नाम है विद्यापति। विद्यापति का इन्होंने वर्णन किया है और मैथिल कोकिल के नाम से भी यह बात करते हैं, जिन्हें मैथिल कोकिल कहा जाता है विद्यापति को, और इनका भी यह उल्लेख करते हैं। तो ये इनकी महत्ता रहती है। इन्होंने एक पुस्तक और लिखते हैं। ये जो है यहाँ वास्तव में ये रच बस गए थे, यहीं पर सब कुछ इन्होंने न्योछावर कर दिया, अपने आप को, अपने जीवन को पूरा हिंदी साहित्य के लिए इन्होंने समर्पित किया है और बहुत ही अच्छा काम किया है। एक बिहार के जो है जीवन पर, लौकिक जीवन पर वहाँ के यथार्थ वर्णन बिहार पीजेंट्स क्या लिखते हैं, बिहार, यहाँ पे थोड़ा सा मैं बड़ा लिख देता हूँ, लिखते हैं बिहार पीजेंट्स लाइफ, ठीक है। बिहार पीजेंट्स लाइफ नामक एक पुस्तक लिखते हैं। इसमें बिहारी लोक जीवन का यह वर्णन करते हैं और इसको बिहार पीजेंट्स लाइफ को बिहार का यह विश्वकोश माना जाता है, बिहारी जीवन का विश्वकोश माना जाता है। यानी बिहारी जीवन का यह विश्वकोश है बिहार पीजेंट्स लाइफ। ये पुस्तक पूछी नहीं गई है, लेकिन ये इनकी मौलिक कृति होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये कृति है, इसलिए आपको इसको भी जानना चाहिए और जानना आवश्यक होता है। इनके कार्यों की तो बात की जाए, कितनी कार्यों की बात की जाए, मुझे लगता है कि इनके बारे में, ग्रियर्सन के बारे में किशोरीलाल गुप्त ने भी कहा है। किशोरीलाल गुप्त ने क्या किया है, यानी दो इनकी पुस्तक जो है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, इसका 1957 में, कब, 1957 में क्या हिंदी साहित्य का, क्या लिखते हैं, हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास या हिंदी साहित्य का इतिहास कह लीजिए के नाम से क्या करते हैं, हिंदी साहित्य का इतिहास, ठीक है, के नाम से ये क्या करते हैं, अनुवाद करते हैं। 1957 में कौन करता है, किशोरीलाल गुप्त, यानी के.एल. गुप्त। के.एल. गुप्त महोदय ने क्या किया है, इसको के.एल. गुप्त, किशोरीलाल गुप्त ने 1957 में किसका अनुवाद किया है, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का ये क्या करते हैं, अनुवाद करते हैं। और इनकी महत्ता को स्वीकार करते हुए, यानी ग्रियर्सन कितने महत्वपूर्ण थे यह स्वीकार करते हुए किशोरीलाल गुप्त ने लिखा है। इनके बड़े ही फेमस स्टेटमेंट होते हैं और स्टेटमेंट आपसे पूछा जा सकता है। कहते हैं कि यह हिंदी साहित्य की नींव का वह पत्थर है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट यह है, इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा। यह हिंदी साहित्य की नींव का वह पत्थर है जिस पर रामचंद्र शुक्ल ने, या आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास का भव्य भवन निर्मित किया है। यानी यह हिंदी साहित्य की नींव का वह पत्थर है। यानी बताते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल, अभी जब मैं पढ़ाऊंगा उसमें पढ़ाऊंगा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी यहीं से लिया है, मिस्र बंधुओं से लिया है और कैसे इन्होंने लिया है और वास्तविक इतिहास कैसे रामचंद्र शुक्ल भी लिखते हैं। तो किशोरीलाल गुप्त कहते हैं कि यह हिंदी साहित्य की नींव का वह पत्थर है, यानी वह पत्थर है जिस पर रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास का भव्य भवन निर्मित किया है। यानी जिन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 में लिखते हैं उसका भवन उन्होंने निर्मित किया है। अगर ये नहीं रहते, ग्रियर्सन नहीं रहते, तो शायद ये चीजें न होती, शायद मिस्र बंधु न रहते तो शायद ये रामचंद्र शुक्ल आज नहीं लिख पाते, क्योंकि बड़ा ही दुरूह कार्य था ये काम करना। तो यहां पर मैंने आपसे जो बताया, इनकी कुछ बातों को बताया, इनके कुछ पॉइंट्स को हमने आपसे साझा किया, ठीक है।
इनके कुछ पॉइंट्स को साझा किया कि इन्होंने कैसे हिंदी साहित्य को अपना पूरा का पूरा जीवन समर्पित करते हैं। तो आपसे ये कुछ फैक्ट्स हैं जो, और ये फैक्ट को कॉन्सेप्ट के साथ मैंने बताने का आपको प्रयास किया कि आप इनको जानिए। यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। हालांकि अभी तक मैंने आपको एक बेसिक जो अंतर बताया, अभी और आगे चर्चा करूंगा मैं लेकर के पिछली बातें को तुलनात्मक रूप से। पहली बार हिंदी साहित्य का इतिहास किस भाषा में लिखा गया? फ्रेंच भाषा में। दूसरी बार किस में लिखा गया? हिंदी भाषा में। तीसरी बार लिखा गया अंग्रेजी भाषा में, लेकिन सभी पहली बार लिखा गया। पहली बार हिंदी साहित्य का इतिहास फ्रेंच भाषा में, पहली बार हिंदी में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास शिव सिंह सरोज के रूप में, पहली बार अंग्रेजी में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास। किसमें अंग्रेजी में लिखा? किसके द्वारा लिखा? ग्रियर्सन के द्वारा लिखा गया। तो सब पहली बार हो रहा है। पहली बार हिंदी साहित्य का इतिहास मेन रूप से, वास्तविक रूप से, इसको कह सकते हैं वास्तविक रूप से पहली बार हिंदी साहित्य का इतिहास यही ग्रियर्सन का ही माना जाता है। तो ये रहे कुछ इसके फैक्ट्स रहे कि जिसके बारे में आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, तो आगे आज की क्लास मैं यहीं पे विराम देता हूं और आशा भी करता हूं कि यह टीजीटी पीजीटी आपको बनाएगा। यानी ये 2020 का जो टीजीटी पीजीटी है ये निश्चित तौर पे क्या करेगा, आपको नौकरी दिला करके, यही लोग, इन्हीं लोगों को पढ़ लीजिए। कुछ बदलने वाला नहीं है, जो है सो लिख गया है, कुछ बदलने वाला नहीं है। बस क्या करना है, थोड़ा सा मेरा सहयोग करिए, मेरे साथ रहिए और जितना पढ़ाता चलूं उतना आप पढ़ते चलिए। बाकी हम पुनः उपस्थित होंगे और उपस्थित होकर के सारी अगर को जो कुछ भी समस्याएं आपकी हैं उन सभी समस्याओं को हम समाप्त करेंगे और आपको एक सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने के लिए अवसर प्रदान करेंगे। आप उस अवसर का लाभ लीजिए। तब तक के लिए हम पुनः अपनी नेक्स्ट कक्षा में मिलते हैं, यानी अगले टॉपिक पर इसी को क्रम को आगे बढ़ाते हुए। तब तक के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं और धन्यवाद।